नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय। पीएम नरेंद्र मोदी ने कल दो बातों का जिक्र किया, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी और दूसरा पसमानदा मुसलमानों पर। अब ये दो मुद्दों को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी शोर मचा हुआ है। दोनों ही मुद्दे को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। तो पीएम मोदी ने यह कहा था कि हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में एक सदस्य के लिए एक कानून हो और दूसरे के लिए दूसरा, तो घर चल पाएगा क्या? तो ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। अब आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं से ये भी कहा था कि वोट बैंक की राजनीति करने वालों से पसमानदा मुसलमानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। उनके ही एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का शोषण किया है, इस पर कभी चर्चा नहीं हुई। आज भी उन्हें बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। ये सब पिछड़े हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। हमने सबका साथ और सबका विकास की भावना के साथ इनका भी विकास किया है। अगर आप हमारे मुसलमान भाई बहनों की तरफ देखोगे, और मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। अब ये तो बात हुई कि नरेंद्र मोदी का क्या कहना था। अब दोनों मुद्दे पर थोड़े विस्तार से बारी बारी से चर्चा करें तो सबसे पहले यूसीसी की बात करें तो दरअसल पीएम मोदी के बयान के बाद यूसीसी पर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। कई विपक्षी नेताओं ने यह आरोप लगाया है कि पीएम मोदी ने कई राज्यों में चुनाव नजदीक आने पर राजनीतिक लाभ के लिए यूसीसी का मुद्दा उठाया। कांग्रेस का आरोप है कि पीएम मोदी महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर की स्थिति जैसी वास्तविक समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी के मुद्दे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि भारत के प्रधानमंत्री भारत की विविधता और इसके बहुलवाद को एक समस्या मानते हैं, इसीलिए वह ऐसी बातें कहते हैं। शायद भारत के प्रधानमंत्री को अनुच्छेद 29 के बारे में नहीं पता। क्या आप यूसीसी के नाम पर देश से उनकी बहुलता और विविधता को छीन लेंगे? इसके अलावा आपको बता दें कि 30 से अधिक आदिवासी संगठनों ने भी यूसीसी का विरोध जताते हुए आशंका जताई है कि इससे उनके प्रथागत कानून कमजोर हो जाएंगे। आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा ने कहा कि हम विभिन्न वजहों से यूसीसी का विरोध करते हैं। हमें डर है कि दो आदिवासी कानून, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और सनातन परगना टेनेंसी एक्ट,
यूसीसी के कारण प्रभावित हो सकते हैं। ये दोनों कानून आदिवासी भूमि की रक्षा करते हैं। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। यानी हर धर्म, जाति, लिंग के लिए एक जैसा कानून। अगर सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम होंगे। क्या भारतीय संविधान का हिस्सा है यूसीसी? हाँ, समान नागरिक संहिता भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 का हिस्सा है। संविधान में इसे नीति निदेशक तत्व में शामिल किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। अनुच्छेद 44 उत्तराधिकार, संपत्ति अधिकार, शादी, तलाक और बच्चे की कस्टडी के बारे में समान कानून की अवधारणा पर आधारित है। यूसीसी पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में समान नागरिक संहिता लागू करने को कहा है। 1985 में शाहबानो के मामले में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, संसद को एक समान नागरिक संहिता की रूपरेखा बनानी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा साधन है जिससे कानून के समक्ष समान सद्भाव और समानता की सुविधा देता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एक मामले में कहा था, ईसाई कानून के तहत ईसाई महिलाओं को अपने बच्चे का नेचुरल गार्जियन नहीं माना जा सकता, जबकि अविवाहित हिंदू महिला को बच्चे का नेचुरल गार्जियन माना जाता है। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि समान नागरिक संहिता एक संवैधानिक जरूरत है। 2020 में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार कानून में 2005 में किए गए संशोधन की व्याख्या की थी। अदालत ने ऐतिहासिक फैसले में बेटियों को भी बेटों की तरह पैतृक संपत्ति में समान हिस्सेदार माना था। दरअसल 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में संशोधन किया गया था। इसके तहत पैतृक संपत्ति में बेटियों को बराबरी का हिस्सा देने की बात कही गई थी। अब यूसीसी पर बीजेपी का क्या है तर्क? समान नागरिक संहिता लागू करना भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है। बीजेपी ने हाल ही में कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता का वादा किया था। उधर उत्तराखंड जैसे राज्य अपनी समान संहिता तैयार करने की प्रक्रिया में है। तत्कालीन कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने दिसंबर 2022 में राज्यसभा में लिखित जवाब में कहा था कि समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने के प्रयास में राज्यों को उत्तराधिकार, विवाह और तलाक जैसे मुद्दों को तय करने वाले व्यक्तिगत कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में केंद्र ने साफ कहा है कि संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्व का विस्तृत ब्यौरा है, जिसके अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। अनुच्छेद 44 उत्तराधिकार, संपत्ति अधिकार, शादी, तलाक और बच्चे की कस्टडी के बारे में समान कानून की अवधारणा पर आधारित है। अब समान नागरिक संहिता की राह में क्या है पेच? तो बता दें कि आजादी के 75 साल में एक समान नागरिक संहिता और पर्सनल लॉ में सुधारों की मांग होती रही है। हालांकि समान नागरिक संहिता को लागू करने में कई चुनौतियां हैं। धार्मिक संगठनों का विरोध, राजनीतिक सहमति न बन पाने के कारण ऐसा अब तक नहीं हो सका है। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सभी धर्मों को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार है। इसे संविधान के अनुच्छेद 25 में शामिल किया गया है।
यूसीसी का विरोध करने वालों का मानना है कि सभी धर्मों के लिए समान कानून के साथ धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार और समानता के अधिकार के बीच संतुलन बनाना मुश्किल होगा। इसके चलते धर्म या जातीयता के आधार पर कई व्यक्तिगत कानून भी संकट में आ जाएंगे। समान नागरिक संहिता का विरोध करने वाले कहते हैं कि इससे सभी धर्मों पर हिंदू कानूनों को लागू कर दिया जाएगा। अगस्त 2018 में 21वें विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, इस बात को ध्यान में रखना होगा कि इससे हमारी विविधता के साथ कोई समझौता न हो और कहीं ये हमारे देश की क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरे का कारण न बन जाए। समान नागरिक संहिता का प्रभावी अर्थ शादी, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकार और संपत्ति का अधिकार से जुड़े कानूनों को सुव्यवस्थित करना होगा। 21वें विधि आयोग ने कहा था कि इसके लिए देश भर में संस्कृति और धर्म के अलग अलग पहलुओं पर गौर करने की जरूरत होगी। प्रॉपर्टी, उत्तराधिकार और अन्य कई मामलों में भी अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग तरह के कानून हैं। यूसीसी लागू होने के बाद ये सभी खत्म हो जाएंगे। ऐसे में अलग अलग धर्मों का अलग अलग बिंदुओं पर विरोध है। अगर यूसीसी लागू होता है तो क्या क्या बदलाव होंगे? यूसीसी के लागू होते ही हिंदू यानी कि बौद्धों, सिखों और जैनियों समेत मुसलमानों, ईसाइयों और पारसियों के लेकर सभी वर्तमान कानून निरस्त हो जाएंगे। बीजेपी का तर्क है कि समान नागरिक संहिता लागू होने से देश में एकरूपता आएगी। अगर यूसीसी लागू होता है तो देश भर में सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेने और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम होंगे। अब ये तो यूसीसी की बात हो गई। अब बात करते हैं कि पसमानदा मुसलमान वाला मुद्दा क्या है। आखिर कौन है पसमानदा मुसलमान? आपको बता दें कि पसमानदा मूल रूप से फारसी से लिया गया शब्द है। इसका मतलब होता है वो लोग जो पीछे छूट गए हैं, दबाए गए या सताए हुए हैं। भारत में रहने वाले मुसलमानों में 15% उच्च वर्ग के माने जाते हैं, जिन्हें अशरफ कहते हैं। इनके अलावा बाकी 85% अरजाल, अजलाफ मुस्लिम पिछड़े हैं। इन्हें पसमानदा कहा जाता है। आंकड़े बताते हैं कि पसमानदा मुसलमानों की हालात समाज में बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे मुसलमान आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक हर तरह से पिछड़े और दबे हुए हैं। अब क्या है इतिहास? तो आपको बता दें कि पसमानदाओं के लिए सामाजिक न्याय हासिल करने के लिए आंदोलन आजादी से पहले की अवधि में ही शुरू हो चुका था। उस समय जुलाहा यानी कि बुनकर समुदाय से आने वाले अब्दुल क्यूम अंसारी और मौलाना अली हुसैन असीम बिहारी इस आंदोलन के अग्रणी नेता थे और इन्होंने मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक राजनीति का विरोध किया था। इसकी शुरुआत स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध करने के लिए मोमिन कॉन्फ्रेंस बनाकर की गई थी। इसके बाद 1980 के दशक में महाराष्ट्र के अखिल भारतीय मुस्लिम ओबीसी संगठन ने इस समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। इसी के बाद महाराष्ट्र में अधिकांश पसमानदा मुसलमानों को ओबीसी सूची में शामिल किया गया था। 90 के दशक में डॉक्टर एजाज अली, अली अनवर और शब्बीर अंसारी ने अपने अपने संगठनों के माध्यम से इस आंदोलन को बल दिया था। अब क्या है इसके राजनीतिक मायने? तो आपको बता दें कि माना जाता है कि पसमानदा समाज के लोग देश के लगभग 18 राज्यों में हैं। यूपी, बिहार, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में इनकी संख्या अधिक है। सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में है। हर विधानसभा सीट पर इनकी उपस्थिति अच्छी खासी संख्या में है, जिनमें करीब 44 जातियां जैसे राइनी, इदरीसी, नाई, मिरासी, मुकेरी, बारी, गोसी शामिल है। आंकड़ों के हिसाब से ये वोट बैंक लोकसभा की 100 से अधिक सीटों पर अपना प्रभाव रखता है। जनसंख्या के आधार पर देखें तो असम और बंगाल में मुस्लिम जनसंख्या 25 से 30%, बिहार में करीब 17%, उत्तर प्रदेश में
करीब 20%, दिल्ली में भी 10 से 12%, महाराष्ट्र में करीब 12% है, तो केरल में 30% संख्या मुस्लिम समुदाय की है। बीजेपी मुस्लिम समुदाय के उस वर्ग पर फोकस करने की कोशिश कर रही है जो आमतौर पर विपक्षी दलों का वोट बैंक है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सत्ता में आने के बाद पसमानदा मुसलमान दानिश अंसारी को जगह देकर इसके संकेत भी दिए थे। यही नहीं, इसके बाद मोदी कैबिनेट के बड़े मुस्लिम चेहरे मंत्रिमंडल से गायब हो गए और उन्हें दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा गया। गौरतलब है कि यूपी बिहार के विधानसभा चुनाव में सोशल एक्सपेरिमेंट के जरिए जिस तरह से बीजेपी ने गैर यादव, ओबीसी और गैर जाटव दलितों के बीच घुसपैठ की थी, उसी के तहत एक कोशिश यहां भी बीजेपी करती दिख रही है। इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है कि जैसे योगी सरकार से मिले लाभों की वजह से देवबंद जैसी सीटों पर कुछ मुस्लिम वोट भी बीजेपी को मिले हैं। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि समुदाय के एक बड़े हिस्से का वोट बैंक हासिल किया जाए। मतलब नरेंद्र मोदी ने ये जो दो मुद्दों का जिक्र किया, यूसीसी और पसमानदा मुसलमानों का, उसके अपने अलग मायने हैं। अब देखना रहेगा कि आगे राजनीति किस और रुख करती है। नमस्कार।